सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। हमारी पॉलिटी की जो वन लाइनर सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज चैप्टर 23, 24 और 25 यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को कवर करेंगे। आई होप अब तक की जो क्लासेज हैं वो आपको समझ में आई होंगी। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एज वेल एज एसएससी, तीनों में ये क्लासेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपकी एक शॉर्ट नोट्स ये बेसिकली तैयार हो रहे हैं PYQs के, ठीक है। इन विच बॉडी देर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर एनी कास्ट? राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यसभा में और जो राज्य की विधान परिषदें होती हैं उनमें कहीं पे भी कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा? 25 वर्ष है। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्टोरल रोल में यदि उसका नाम है और वह भारत का नागरिक है तो वो क्या कर सकता है? लोकसभा के इलेक्शन में एक नॉमिनेशन पेपर को फाइल कर सकता है। विच इज़ नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द इलेक्शंस टू द लोकसभा। इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। इलेक्टोरल रोल का मतलब बेसिकली क्या है? वोटर लिस्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? मतदाता सूची। अ कैंडिडेट ऑफ लोकसभा पोल loses his security amount if he does not get any candidate who fails to secure more than 1/6 of the valid votes polled in the constituency loses his security money or deposit, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जमानत का जब्त हो जाना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 600 लोगों ने वोट डाली और यदि आपको 100 से कम वोट मिली हैं, लेस देन 100 वोट, क्यों 1/6 को हम देखते हैं, तब आपने जो पैसा जमा किया होता है, एक सिक्योरिटी, कोई भी व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ता है उसको एक सिक्योरिटी मनी जमा करानी होती है, ठीक है। और यदि आपको 100 से भी कम वोट मिले हैं, 1/6 से भी कम वोट मिले हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी होती है वो आपको रिटर्न नहीं होगी, जिसको हम कहते हैं कि आपकी जमानत जब्त हो गई है। क्यों? क्योंकि इससे आप ये बात समझ में आती है कि बहुत कम लोग थे जो चाहते थे कि आप चुनाव लड़ो और लोग चाहते ही नहीं थे आप चुनाव लड़ो, तो आपका इलेक्शन लड़ना, इसको हम क्या कह सकते हैं? वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, ठीक है। द स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। अप टू विच ईयर डज दिस रिमेन इंटैक्ट? 2026 तक के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद में दोबारा से सेंसस होगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 550। द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इज लोकसभा इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट चलता है उसको हम कहते हैं पर पर्सन वन वोट। इसी वजह से पॉपुलेशन को एक आधार बनाया गया है। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs फॉर लोकसभा इन अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये फैक्ट जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। स्टेट विच हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा इज MP, क्योंकि MP में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with which provisions of the Constitution of India. Right to healthy environment constituted as a part of right to life under Article 21. How many seats are reserved for scheduled caste in the Lok Sabha? 84. Which one of the following provisions deal with the privileges and immunities of members of the Parliament under the Constitution of India? Article 105. ठीक है, तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मीन्स में इस पे अलग से टॉपिक आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल 105 के ऊपर कि भाई पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज़ हैं उनको इतनी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं कि एक बार जो केस हुआ था उसको हम क्या कहते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर जब किसकी सरकार थी, 1991 में आप लोग बताओ, 1991 से 1996 तक किसकी सरकार थी जिसके टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो उनके टाइम पे कांड हुआ था जिसको हम कहते हैं रिश्वत कांड, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जो रिश्वत है उसका शायद वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया था। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या था कि जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट उस टाइम पे चल रही थी, किसकी चल रही थी, नरसिम्हा राव की। ठीक है, तो इनकी जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम पर इनकी सरकार ना गिरे उसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक पार्टी थी जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी को इन्होंने ब्राइब दी थी इन पार्लियामेंट। और ये मामला जब कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 105 के तहत संसद में यदि कोई भी कृत्य किया जाता है तो वो हमारे ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है। ठीक है, तो ये जो है इतने फ़नी केस है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आप लोग गूगल पे भी अलग से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो संयुक्त बैठक होनी चाहिए संसद के दोनों सदनों की। ये कौन मतलब घोषणा करता है, इसकी कौन समन करता है, प्रेसिडेंट करता है। मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 110, ये तो रट लो आप लोग। A bill which merely involves expenditure and does not include any of the matters specified in Article 110 can be initiated in either House of Parliament। एक ऐसा बिल जिसमें सिर्फ खर्चा है और कोई भी मैटर जो आर्टिकल 110 में स्पेसिफाइड है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम किसी भी हाउस में पार्लियामेंट की इनिशिएट कर सकते हैं। हु हैज़ द राइट टू इशू मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू बजटरी प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड यदि पार्लियामेंट परमिशन देती है, according to appropriation under Article 114. The correct statement in relation to reservation of seats in Lok Sabha and Legislative Assemblies, decision on which constituency is to be reserved is taken by Delimitation Commission। इसको हम हिंदी में कहते हैं परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग ही ये तय करता है कि भाई किस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में कॉन्स्टिट्यूंसी है शाहजहांपुर। तो जो शाहजहांपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अभी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, इससे पहले जो एमपी थे उनका नाम था वो थी कृष्णा राज, वो भी रिजर्व कैटेगरी से आती थी। और अभी के जो हैं वो कौन हैं, अरुण सागर, वो भी रिजर्व कैटेगरी से ही आते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर रोटेशन हो और शाहजहांपुर की सीट जो अभी एक रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है उसको वहाँ से हटाया जाए और उसके बदले किसी और सीट को रिजर्व कर दिया जाए। ठीक है, ये डिसीजन कौन लेता है, डिलिमिटेशन कमीशन। अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स इन अ पीरियड फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। इसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि आर्टिकल 249 के तहत ऐसा हो सकता है कि 2/3 मेजॉरिटी से जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, वो ये कह दें कि इस मैटर के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट कानून बने, लेकिन वह कानून जो बनता है वो 1 साल के लिए ही बनता है। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उनको प्रभावी करने के लिए राज्य सूची पर कानून के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाया जा सकता है, 253। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू कंटिजेंसी फंड, आर्टिकल 267। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा मेड, आर्टिकल 330। ठीक है, तो ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, ये आर्टिकल्स आपको याद होने ही चाहिए। बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाई प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। ठीक है, राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जा सकता है। सेशन ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड फॉर एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर। अभी हमारे यहाँ कितने सेशन होते हैं, कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही शी थिंग्स फिट। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फिर बात आती है व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ 1/10। जैसे कि अभी 545 के आसपास सदस्य होते हैं लोकसभा में, तो यदि 54 सदस्य आए हैं तो ही जो कोरम है वो बैठेगा और बात हो पाएगी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा कैन बी 550। यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज टू लोकसभा इज 20। द सिटिंग ऑफ हाउसेज ऑफ, अब इसमें क्या लिखा है, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज वो 20 हो सकता है। ठीक है, द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाई एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, लोकसभा ही भंग हो गई। प्रोरोगेशन का मतलब क्या है, जो सेशन था वो एंड हो गया है। एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जो सेशन है वो एडजर्नड हो गया यानी कि स्थगित हो गया है। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, इन डिफरेंसेस को आपको याद रखना है। द टेन्योर ऑफ लोकसभा वॉज अबाउट 6 ईयर्स। वो कौन सी लोकसभा का टेन्योर 6 वर्ष का हुआ था? 5th लोकसभा का। विच स्टेट सेंड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा? यूपी। कितने जाते हैं? 80। ठीक है, एमपी से कितने जाते हैं? शायद 30 जाते हैं। ठीक है, इन इंडिया विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा फॉर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? 15। ठीक है, तो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ठीक है, सो लॉन्ग एज द रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज कंसर्न, द स्टेट रैंक्स एंड थर्ड। तो सेकंड महाराष्ट्र है 48 और थर्ड है वेस्ट बंगाल। ठीक है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान? राजस्थान की 25 सीटें हैं। सीट्स एलोकेटेड टू बिहार इन द हाउस ऑफ पीपल इज द टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू 40। ठीक है, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड? उत्तराखंड क्योंकि छोटा राज्य है तो वहाँ से 5 लोग लोकसभा में जाते हैं। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन 25 है, तेलंगाना का 17 है, तमिलनाडु का 39 है, महाराष्ट्र का 48 है, छत्तीसगढ़ का 11 है, वेस्ट बंगाल का 42, यूपी का सबसे ज़्यादा 80, बिहार का 40 और एमपी का 29। ठीक है, फ्रॉम विच स्टेट्स 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। ये एक हॉलिस्टिक लिस्ट है, इसको आप चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैज ओनली 1 सीट इन द लोकसभा? चंडीगढ़ हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार। द स्प्लिट सिस्टम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। What is the maximum expenditure limit for the parliamentary elections of a constituency? Election Commission hiked the poll expenditure limit up to rupees 95 lakh for bigger states and 75 lakh for smaller states for the Lok Sabha elections. ठीक है, अब ये जो इसमें लिखा हुआ है ये पुराना है, आपको क्या करना है, इसको लेटेस्ट के हिसाब से अपडेट कर लेना है। ठीक है, यानी कि जो खर्चा है, अधिकतम व्यय की जो सीमा है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो कितनी है? यू हैव टू प्रिपेयर इट ऑफ इट्स ओन। व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? 1871 में। जनजाति अधिनियम जो है, आपराधिक जनजाति अधिनियम पहली बार 1871 में आया था। ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जिसमें उन्होंने कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स को ही क्रिमिनल घोषित कर दिया था। तो ये एक तरीका था सबजुगेट करने का, सप्रेस करने का भारत के जो इंडिजीनस लोग हैं यानी कि इंडियंस हैं उनको, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने रूल को आसानी से चला सकें। हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? विट्ठल भाई पटेल। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन 1952। इन विच ईयर वाज राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? वो भी 1952 में ही बनी थी। इन विच ईयर वाज द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया? 1952। इन विच ईयर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट फर्स्ट इनेक्टेड? 1954। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आप
धीमे धीमे पढ़ते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगी। इन विच ईयर द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वाज लोएस्ट इन लोकसभा 1977। ठीक है। कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 केम इनटू फोर्स ऑन 30th of January 1990। 9th लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड ऑन 13th March 1991। जितने भी ऑफेंसेस हैं पनिशेबल अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 आर वो सभी कॉग्निजेबल हैं और समरली ट्रायबल भी हैं। ठीक है। व्हेन द कोर्ट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट shall presume that office is committed on the ground of untouchability। ठीक है। तो इसमें क्या बात आती है, इसमें है कि when the court under section 12 protection of civil rights act यानी कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1955 का, उसकी धारा 12 के तहत न्यायालय कब यह मान लेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो। ठीक है। सिंपल है, फैक्चुअल है, एक बार रीड कर लोगे याद रह जाएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 यह संपूर्ण भारत पे लागू होता है। ठीक है। इफ एनी पर्सन रिफ्यूजेज एडमिशन टू एनी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी देन अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ही शैल बी पनिशेबल। उसकी धारा 5 के तहत उसको सजा मिलेगी। ठीक है, दंड मिलेगा। विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 हैज ऑफेंसेस बाय कंपनीज बीन प्रोवाइडेड। सेक्शन 14 हु इज responsible for the offences committed by companies under the protection of civil rights act 1955 डायरेक्टर मैनेजर एंड सेक्रेटरी, निदेशक प्रबंधक और सचिव। ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 स्टेट पीसीएस में इस पर ठीक ठाक बार सवाल आए हुए हैं। तो धारा 5 क्या है, धारा 14 क्या है, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ो ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है। द इलेक्शन फॉर 12th लोकसभा ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन Feb 1998। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा? 3 होते हैं, हमने पहले भी बात करी थी। 2 होना कंपलसरी है, लेकिन कितने हो सकते हैं वो तो भाई निर्भर है। आप चाहो तो एक साल में 6 सेशन 6 सत्र कर लो लोकसभा के, लेकिन इन जनरल भारत में 3 सत्र की परंपरा रही है। एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट लाइक डिस्कशन अंडर रूल 144 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। दिस रूल प्रोवाइड्स फॉर वोटिंग ऑल्सो अलॉन्ग विद डिस्कशन। ये बिल्कुल ठीक है कि जो सरकार है वो कभी भी पसंद नहीं करती रूल 184 को, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के। क्यों? क्योंकि ये रूल जो है वो कहता है डिस्कशन के साथ में वोटिंग भी होनी चाहिए। ठीक है। हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? बहुत सिंपल है, प्रधानमंत्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? एरिया वाइज अगर हम बात करें सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लद्दाख है। ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। In the election for Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected। ऐसा होता है क्या? ये इलेक्शन में लोकसभा के या विधानसभा के जो कैंडिडेट जीतेगा उसको कम से कम 50% वोट पाने चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चलता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, FPTP। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा और 50% के वोट का कोई प्रावधान नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to majority party and the Deputy Speaker to the position। ये क्या लिखा? According to the provisions laid down in the Constitution। हमारा संविधान इतनी छोटी छोटी बातों को नहीं लिखता है। यह एक कन्वेंशन हो सकती है, यह संविधान में मेंशन्ड नहीं है। तो इस वजह से जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। A seat of MP can be declared vacant if he absents himself from the house for a continuous period of 60 days। अगर कोई व्यक्ति लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहता है सदन से तो उसको हम क्या मान लेंगे? उसकी जो सीट है वो वेकेंट मान ली जाएगी। ठीक है। अब इसमें आता है नेम ऑफ स्टेट्स और उनकी सीट राज्यसभा में। झारखंड की राज्यसभा में 6 सीटें हैं, उत्तराखंड की 3 हैं, छत्तीसगढ़ की 5 हैं, पंजाब की 7 हैं। ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाई ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। हु डजंट टेक ओथ ऑफ द ऑफिस? स्पीकर। ठीक है। टू whom स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट हिज रेजिग्नेशन? टू डिप्टी स्पीकर। हाउ कैन द स्पीकर ऑफ लोकसभा बी रिमूव्ड? बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस। द करेक्ट स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इफ शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। सिंपल है।
with reference to representation of Uttar Pradesh in parliament, which of the following statements is there correct? उत्तर प्रदेश has 31 सीट्स फॉलोड फॉर अलॉटेड फॉर राज्यसभा, बिल्कुल ठीक है। 31 सीटें आवंटित हैं उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए। 80 मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज प्रोटेम स्पीकर? वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर? टू एडमिनिस्टर ओथ टू मेंबर्स, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटेम स्पीकर? टू एडमिनिस्टर ओथ टू मेंबर्स। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेक यूज ऑफ हिज कास्टिंग वोट ओनली इन केस ऑफ अ टाई व्हेन वोट्स आर इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। यानी कि पहली बार में स्पीकर को लोकसभा के अध्यक्ष को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। लोकसभा का अध्यक्ष वोट तभी डालता है जब वोटिंग टाई हो गई हो। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जीवी मावलंकर। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट whom a motion of no confidence was moved in the Lok Sabha? GV Mavlankar. The first female speaker of Lok Sabha is Meera Kumar. In case the deputy speaker is presiding the Lok Sabha, he has right to vote in the event of equality of votes. तो बिल्कुल वो वैसे ही काम करेगा जैसे कि स्पीकर करता है, ठीक है। तो स्पीकर भी जब इक्वलिटी ऑफ वोट्स होगी वोट डाल सकता है, तो डिप्टी स्पीकर भी डाल सकता है। हु वाज द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर ऑफ लोकसभा? पी ए संगमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया? ही हैज़ अ राइट टू वोट इन पार्लियामेंट। देखो, अटर्नी जनरल जो है वह एमपी नहीं है, ठीक है, वह लोकसभा में चुन के नहीं आया, ना ही वो राज्यसभा का एमपी है, मेंबर है, तो उसको वोट डालने का अधिकार हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। लोकसभा सेक्रेटरी कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल अंडर, लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय, वो किसके कंट्रोल में आएगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई होम? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एट विच स्टेज जनरल डिस्कशन ऑन अ बिल टेक्स प्लेस इन लोकसभा? ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग। उस टाइम पे उस पर चर्चा होती है, ठीक है, दूसरे वाचन के दौरान। व्हाट आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा इन कंपैरिजन टू राज्यसभा? देखो, मनी बिल वाली पावर एक तो हो गई उसके पास में, उसके अलावा मनी बिल के साथ साथ में हम क्या कह सकते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। विद रेफरेंस टू पोस्ट्स इन सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कॉमन पोस्ट्स may be created for the secretariat of each house of parliament. Parliament has right to regulate service conditions of secretariat staff of either house of it. तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो दूसरा स्टेटमेंट होगा, और दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन। हमने बात ही करी थी, पर पर्सन वन वोट का कॉन्सेप्ट भारत में चलता है, तो पॉपुलेशन के रेशियो के अनुपात में ही रिप्रेजेंटेशन होगा राज्यों का काउंसिल ऑफ स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यूनियन टेरिटरी आर नॉट रिप्रेजेंट इन द राज्यसभा, बिल्कुल गलत है। इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ये बात भी ठीक नहीं है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स यदि होते हैं तो उसके लिए हाईकोर्ट में मामला जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स। ये काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? राज्यसभा, ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका, जो राज्यसभा का सदस्य होगा। विच स्टेटमेंट्स अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट? नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, विघटन उसका नहीं होता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा इज 12, पहले भी बात हो चुकी है। फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, नरगिस दत्त। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द फॉलोइंग, इसमें भी ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यूनियन ऑफ इंडिया बिल्कुल ठीक है। इंडियन सब्जेक्ट रेजिडेंट एंड देयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ये भी ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन, पहला हो जाएगा पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन, पहला हो जाएगा प्रेसिडेंट, दूसरा हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है। तो अब हमको बताओ कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किस में होती है? प्रेसिडेंट में लिस्टेड होती है ना। तो प्रेसिडेंट और पीएम दोनों तो आंसर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो वन ओनली हो जाएगा। करेक्ट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राज्यसभा, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, बिल्कुल ठीक बात है। व्हाट कम्स अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स? क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। तो हम आर्टिकल 312 पढ़ सकते हैं,
और उसके साथ में आर्टिकल नंबर 235 भी हमें पढ़ना चाहिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अभी 235 क्यों पढ़ना है वो आपको खुद जानना है। ऑल इंडिया सर्विस का लेना देना तो 312 से ही है, लेकिन 235 भी पैरेलली आप पढ़ोगे तो इट विल हेल्प यू। विच स्पेशल पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू पास अ रेजोल्यूशन इंपावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट, आर्टिकल 249, इसका हमने पहले भी जिक्र किया है। टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि इसके तहत ही हम क्या बनाएंगे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाई जा सकती है, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज ऑब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी बनाए जा सकते हैं, या फिर कोई दूसरी जो ऑल इंडिया सर्विस बनाई जाएगी वो भी आर्टिकल 312 के तहत ही बनाई जाएगी। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन अमेंडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गुजरात में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, 11, कर्नाटका से कितने हैं, 12, केरला से 9, और इनमें जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे वो महाराष्ट्र से देखने को मिलेंगे, 19। ठीक है, इस लिस्ट को आप एक बार पढ़ सकते हो। द चेयरमैन एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज वाइस प्रेसिडेंट, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, इन विच हाउस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, राज्यसभा। ठीक है, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज श्री जगदीप धनखड़। The correct statement with respect to qualification to become the member of Rajya Sabha should be at least 30 years of age. Should not hold office of profit under the state. बिल्कुल ठीक है। What is the fixed strength of Rajya Sabha? 250. What will follow if money bill is substantially amended by Rajya Sabha? तो लोकसभा उसके बावजूद भी प्रोसीड कर सकती है विद द बिल, एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा। इससे हमें क्या पता चला, मनी बिल के मैटर में राज्यसभा की जो ओपिनियन है वो कोई खास मैटर नहीं करती है। राज्यसभा के मुकाबले लोकसभा अधिक एम्पावर्ड है इन मैटर ऑफ मनी बिल। मनी बिल का कौन सा आर्टिकल होता है, 110। ठीक है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है मनी बिल के आर्टिकल से संबंधित। हु कैन पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशंस ऑफ लोकसभा वाइल बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सिंपल है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। 6 साल का कार्यकाल होता है उसके सदस्यों का, जो प्रत्येक 6 वर्ष में बदलते रहते हैं। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर बाई एवरी 2 years, बिल्कुल ठीक बात है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 2nd year, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, दोनों सही हैं। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी अब बिकॉज लगा के देख लो, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स द पार्लियामेंट हैज टू मीट इन अ ईयर, 2 बार मीट करना होता है। अभी वैसे जो सेशंस होते हैं इन जनरल वो कितने होते हैं, 3 सेशंस होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक सेशन होता है जिसको हम कहते हैं मॉनसून सेशन, एक सेशन होता है उसको हम कहते हैं विंटर सेशन, तीसरा सेशन कौन सा होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। What should be the maximum interval between 2 consecutive sessions of parliament, जो मैक्सिमम अंतराल हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है। The following are is stated in the Constitution of India. The president shall not be a member of either house of parliament, बिल्कुल ठीक बात है, वो उसका मेंबर नहीं होता किसी भी हाउस का पार्लियामेंट के। द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India. When a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his her assent. ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की। A constitutional amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority. There is no provision for joint sitting. दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड बाई हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड पार्लियामेंट। सिंपल है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, इन तीनों से मिलके क्या होगा, पार्लियामेंट का गठन होगा, संसद का गठन होगा। द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सरल है।
membership of parliament legislative assemblies membership may be terminated if he remains absent without informing to respective house for a term of, ये हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई 60 दिन तक लगातार एब्सेंट रहता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बिना कारण बताए यदि वो रहता है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ठीक है। प्रिविलेज मोशन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर व्हेन ही विदहोल्ड फैक्ट्स ऑफ अ केस और गिव डिस्टॉर्टेड वर्जन्स ऑफ द फैक्ट्स। देखो हमने बात करी थी कि आर्टिकल 105 के तहत प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिली हुई होती हैं किनको? एमपीज को, लेकिन या मिनिस्टर्स को। लेकिन अगर एक मिनिस्टर जो है वो गलत इस्तेमाल करता है अपनी प्रिविलेजेस का, तो पार्लियामेंट में उसके खिलाफ में आप प्रिविलेज मोशन लेके आ सकते हो, यानी कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लेके आ सकते हो। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस टू बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। यूनियन पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। कौन सा आर्टिकल है वो? 253 बाई कंसेंट ऑफ स्टेट। ठीक है। इसके लिए कौन सा आर्टिकल आ सकता है? आर्टिकल 249 आ सकता है क्या? आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बता रही है, ये आपको सर्च करना है। व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, ये तो सबको पता है, आर्टिकल नंबर 352 की बात हो रही है। इन नेशनल इंटरेस्ट एंड आफ्टर रेजोल्यूशन पास्ड बाय काउंसिल ऑफ स्टेट्स विद 2/3 मेजोरिटी, ये वाला आर्टिकल क्या हो जाएगा? 249 हो जाएगा। ठीक है। तो भाई कंसेंट ऑफ स्टेट इसका आर्टिकल आपको खुद से ढूंढ के बताना है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। बिल्कुल ठीक है। हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्लियामेंट। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेजिडुअरी पावर्स। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है। Which of the following is our exclusive powers of लोक सभा to ratify the declaration of emergency? यह स्टेटमेंट 1 होगा, ये स्टेटमेंट 2 होगा और ये 3 होगा। तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ये एक्सक्लूसिव पावर है क्या लोकसभा की? नहीं। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो राज्यसभा नहीं ला सकती है। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो भाई राज्यसभा भी कर सकती है, ये एक्सक्लूसिव पावर तो नहीं है लोकसभा की, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही करना होता है इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा की जो पुष्टि है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल इनेबल द एडॉप्शन ऑफ अ मनी बिल दैट वाज वंस पास्ड बाय द लोकसभा बट वाज अमेंडेड बाय द राज्यसभा? इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड ऑफ द लोकसभा पासेज अगेन either by accepting or rejecting the amendments. Simple है। The Constitution of India classifies the minister into 4 ranks: cabinet minister, minister of state with independent charge, minister of state and deputy minister। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है और ये नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। यह बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये क्या पाया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अब पहला क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स, 4 रैंक्स होती हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, और एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा have to be accepted by the Lok Sabha within 14 days and then get them incorporated into the bill। क्या कह रहे हैं? रिकमेंडेशन राज्यसभा की, जब एक मनी बिल को पास कर दिया गया लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा को भेजा गया, हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, उसको एक्सेप्ट करना ही होगा 14 दिनों में फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिकमेंडेशन एंड देन गेट देम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बिल। ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा की रिकमेंडेशन मानना मैंडेटरी नहीं है लोकसभा के लिए मनी बिल के मामले में। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। ये स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है। द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर
member speak. This phenomena is known as yielding the floor. ठीक है, सदन में बोलने से पहले बोलना. फिर है 0R is contribution of which country to the parliamentary system? इंडिया का है ये. 0R is in the working of the Indian Parliament means time immediately before the question hour. Immediately following the question hour, मतलब क्वेश्चन आवर के खत्म होने के, प्रश्नकाल के खत्म होने के तुरंत बाद में 0 आवर होता है. What could be the maximum time limit of 0 hour in the लोकसभा? 1 घंटा इसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है. और भारत में 12 से 1 बजे तक, मतलब टाइम ऑफ 0 आवर पार्लियामेंट में 11 से 12 भी हो सकता है या 12 से 1 भी हो सकता है, 1 घंटे का होता है. 0 आवर इन द पॉलिटिकल जार्गन रेफर्स टू क्वेश्चन आंसर सेशन. क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न उत्तर सत्र. द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट. ठीक है. मनी बिल पास बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय राज्यसभा व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन 14 days. Which bills cannot be introduced in the Rajya Sabha? Money bill. Money bill is introduced in Lok Sabha. When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by a simple majority of members present in voting. ठीक है. Who presides over a joint sitting of two houses of parliament? Speaker of the Lok Sabha. Joint session of both the houses of parliament is concerned to discuss and pass such a bill where both houses have different opinion. ठीक है. Joint session कब होगा? जब एक बिल जो है वो लोकसभा में मान लेते हैं पास हो गया और राज्यसभा में पास नहीं हो पाया, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी और फिर डिसाइड किया जाएगा कि ये बिल पास होगा कि नहीं होगा. और ये किसके लिए होता है? ये ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसके लिए नो ज्वाइंट सिटिंग. ठीक है. द करेक्ट स्टेटमेंट आर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इज सैंक्शन अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से. द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाज हेल्ड इन द ईयर 1961. बिल्कुल ठीक है. पार्लियामेंट वाज हेल्ड टू पास द बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल. ठीक है. तो ये तीनों चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं. द फर्स्ट ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन कनेक्शन विद डोरी अबोलिशन बिल, दहेज उन्मूलन विधेयक के लिए. ठीक है. अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन. ठीक है. ये हमने ऊपर भी बात कर ली थी. वॉट विल हैपन इफ प्रेसिडेंट समन्स फॉर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इन द मीन टाइम लोकसभा डिसॉल्व. ज्वाइंट सेशन जो होगा वो अपने शेड्यूल टाइम के अनुसार ही होगा. अ लेजिस्लेटिव बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. सिंपल है. With reference to Parliament of India, consider the following statements. A private member's bill is a bill presented by a member of Parliament who is not elected but only nominated by the President of India. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है. प्राइवेट मेंबर हर वो मेंबर है जो मिनिस्टर नहीं है. ठीक है. रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बिन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री. बिल्कुल गलत है. रिसेंटली नहीं है, बहुत पहले ही हो चुका है वो काम. विच एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? Salary and allowances of the Prime Minister, which is not a mandatory expenditure charged on the Consolidated Fund of India. Salary and pension of members of Election Commission of India. ठीक है. Which expenditure not charged on the Consolidated Fund of India? ये जो है ना, ये चार्ज नहीं होते हैं. मतलब इनका ये होता है, दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं. एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और एक होता है मेड एक्सपेंडिचर. तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है. ठीक है. और मेड एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती, नो वोटिंग. और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं होने ही होने खर्चे, इनके ऊपर वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है. जब हम बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं है, यानी इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी. ठीक है. ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है पैसा जाना ही जाना है वाइस प्रेसिडेंट का, जो सैलरी अलाउंसेस का पैसा है. ठीक है. तो इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी. विच इज़ द लार्जेस्ट आइटम अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? इंटरेस्ट पेमेंट. द ऑथोराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट? नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथोराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. बिल्कुल ठीक बात है. All revenues received by the union government by way of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited to Consolidated Fund of India. Who decides whether a particular bill is a money bill?
स्पीकर ऑफ लोकसभा। यदि स्पीकर ने कह दिया कि ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है तो हम उसको मनी बिल मान लेंगे, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मनी बिल इज अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन लोकसभा, विच इज नॉट करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ये बिल्कुल गलत है। मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। विच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजंस ऑफ मनी बिल, प्रोविजंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और पेनल्टीज, ठीक है। रिगार्डिंग मनी बिल विच इज नॉट करेक्ट, अ मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है। मनी बिल जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, कंटिजेंसी फंड से नहीं होता। विच इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ बजट, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मूव ऑन दी चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड, यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन द पार्लियामेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का जो विभाग है वही जिम्मेदार होगा किसके लिए, केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के लिए, ठीक है, की तैयारी और प्रस्तुति के लिए। इफ एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा व्हाट विल हैपन, प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अगर बजट पास नहीं हो पाता इसका मतलब क्या हुआ कि जो पीएम है यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास में बहुमत नहीं है। इफ अ बजट इज डिस्क्लोज्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाट विल हैपन, तब फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना होगा, ठीक है। तो ये उसका काम होता है कि बजट जो है उसको छुपा के रखना है और लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस करने से पहले। अंडर विच टैक्सेस द टोटल अमाउंट पेएबल बाई एनी इंडिविजुअल इज लिमिटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्स ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एंड कॉलिंग्स। Economic surveys presented in parliament every year before presentation of the budget for the coming year, ठीक है। अब हम बात करते हैं वोट ऑन अकाउंट की, परमिट्स यूनियन गवर्नमेंट टू, देखो एक चीज होती है वोट ऑन अकाउंट और एक चीज और होती है उसको हम कहते हैं इंटरिम बजट। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। वोट ऑन अकाउंट क्या है, वो हर साल आता था पहले, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब बजट पेश हो जाता था उसको पास होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। पासिंग ऑफ बजट, ये क्या होगा, टाइम टेकिंग है। तो जब तक बजट पास नहीं हो रहा तब तक भी आपको सरकार चलाने के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत तो है, तो उस खर्चे को हम बोल देते थे वोट ऑन अकाउंट। इसमें क्या होता था, मनी विड्रॉ हो जाती थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक निर्धारित समय के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड यानी कि विशिष्ट अवधि के लिए। और इंटरिम बजट में क्या होता है, इंटरिम बजट का मतलब ये होता है कि भाई अब इलेक्शन होने वाले हैं इस साल लोकसभा के और आप बजट लेके आए हो तो आप क्या नहीं कर सकते, मतलब आपको न्यू पॉलिसीज अनाउंस नहीं करनी चाहिए, न्यू पॉलिसीज अनाउंसमेंट नो हो जाएगा उसको, ठीक है। वोट्स ऑन अकाउंट इन द पार्लियामेंट इज नेसेसरी व्हेन रेगुलर बजट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पास्ड इन टाइम, ठीक है। ऐसा पहले होता था, आज के टाइम में तो रेगुलर बजट टाइम पे पास हो ही जाता है, क्यों, क्योंकि बजट अब फरवरी में आने लग गया है, ठीक है। तो इस चेंज की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता अब नहीं रहती है, ठीक है। फिर द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट क्या है, ये मैंने आपको अभी बताया ही। वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट्स बजट वाइल इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कि बजट पास होने में टाइम लगेगा तो सरकार को खर्चे करने की आवश्यकता है, तो वोट ऑन अकाउंट जो है गवर्नमेंट के बजट में सिर्फ खर्चों से डील करता है। लेकिन जब इंटरिम बजट आता है तो वो तो एक बजट का छोटा सा रूप है, क्योंकि उस साल लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं तो नई सरकार बनेगी, तो मोरल अथॉरिटी उसके पास है एक फुल फ्लैश बजट को पेश करने की। तो कुछ समय के लिए इंटरिम बजट जो है सरकार थोड़े समय के लिए जो रहेगी वो कुछ पैसा खर्च कर सके, उसके लिए इंटरिम बजट आता है। अब क्योंकि वो बजट है तो उसमें एक्सपेंडिचर रिसीट दोनों चीज़ें होंगी। एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट, यानी कि वो डिमांड करते हैं कि भाई हमको ग्रांट दे दो, हमको अनुदान दे दो, ठीक है। द फाइनेंस बिल ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन लोअर हाउस। द स्टेजेस इन द नॉर्मल लेजिस्लेशन इंक्लूड, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन में क्या है, पहले तो बजट का प्रेजेंटेशन होगा, फिर बजट पे डिस्कशन होगा, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है कि आपके क्या खर्चे होंगे, उसके बाद में फाइनेंस बिल पास होता है, इसमें ये होता है कि आपकी क्या कमाई होगी, ठीक है। तो फाइनेंस बिल में कमाई होती है, अप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, खर्चा होता है। प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द पार्लियामेंट ऑन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 3 के तहत किसी नए राज्य की स्थापना होती है, तो किसी नए राज्य की स्थापना के लिए जो राष्ट्रपति है उसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है।
अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट एंड मनी बिल। तो इन सारे कामों में हम क्या कहेंगे, आपको राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। इसी वजह से इन बिल्स को हम क्या कह देंगे, गवर्नमेंट बिल। ठीक है, तो विच प्रपोजल इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट, कट मोशन। ठीक है, कटौती प्रस्ताव ये कब आता है, जब बजट पेश हो रहा होता है तो विपक्ष वाले लेके आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिलोटिन इन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, इसका मतलब होता है कि भाई बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है, अब हमें बिल के ऊपर जो डिबेट है उसको बंद करना चाहिए और बजट को ऐसे ही पास कर लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 1989, द लीगल एज फॉर सिटीजन टू बिकम मेजर इज 18 ईयर्स। यानी उससे पहले जो मेजर बनते थे, वयस्क होते थे, उनकी आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर रेलवे जोन्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्रेसिडेंट कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ईदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ठीक है, ये हमने पहले भी बात करी हुई थी। और जब हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं पार्लियामेंट के लेवल पे, तो आर्टिकल नंबर कौन सा होता है, 123 होता है। ठीक है, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो अब इसमें बेसिकली जो बात है कि कौन से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वही हमने यहाँ लिखे हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट नाउ। ठीक है, हमको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी एक टाइम पे फंडामेंटल राइट हुआ करता था आर्टिकल 31 के तहत। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। राज्यसभा कैन स्टॉप अ फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर आता है विच इज़ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, द कमिटी ऑन एस्टीमेट्स। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो कमिटी ऑन एस्टीमेट्स होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 30 होते हैं वर्सेस 31 होते हैं। तो आपको बताना है कितने होते हैं। और फिर एक चीज़ और भी बतानी है कमिटी ऑन एस्टीमेट, या जब हम एस्टीमेट कमेटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके जो सदस्य होते हैं लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं एस्टीमेट कमेटी में या कमिटी ऑन एस्टीमेट्स में, वर्सेस या फिर केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं या फिर इसमें केवल राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इस पर प्लीज़ आप लोग काम करो, तभी बेनिफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है विच इज़ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। फिर से वही क्वेश्चन है, उसको हम कहते हैं एस्टीमेट कमेटी, हिंदी में इसको हम कहते हैं प्राक्कलन समिति। ठीक है, यहाँ पे भी जो एस्टीमेट समिति है इसको आप प्राक्कलन समिति कर लेना, जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। वैसे अनुमान भी मीनिंग होता है एस्टीमेट का कि अनुमान लगाना, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकली आता है टेक्निकल जो शब्दावली है हिंदी की, उसमें प्राक्कलन समिति का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द एस्टीमेट कमिटी इज ऑफ 1 ईयर, यानी कि जो प्राक्कलन समिति है उसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब बात ये आती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो एस्टीमेट कमेटी होती है ये एड हॉक कमेटी होती है वर्सेस ये दूसरी कौन सी कमेटी होती है एड हॉक के अलावा, स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उसको हिंदी में कहते हैं स्थायी समिति। ठीक है, और जो एड हॉक कमेटी होती है ये कैसी कमेटी होती है, यह टेम्परेरी होती है, इसको हिंदी में कहते हैं तदर्थ समिति। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी स्थायी है, यानी कि आपको समझ में आ गया कि इट इज़ अ परमानेंट कमेटी। ठीक है, तो स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी है, वी आर सेइंग इट। और हम क्या कह रहे हैं, इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल मात्र 1 साल का है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडिंग कमेटी अपने आप में क्या है, एक परमानेंट कमेटी है, लेकिन उसके सदस्य हर साल बदलते रहते हैं। और जब हम एड हॉक कमेटी की बात करते हैं तो एस्टीमेट कमेटी एड हॉक कमेटी नहीं है, इट इज़ अ स्टैंडिंग कमेटी। लेकिन कुछ कमिटीज़ एड हॉक कमिटीज़ भी होती हैं। तो जो कमिटीज़ एड हॉक कमेटी होती हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनती हैं, और उनका जब पर्पज़ ख़त्म हो जाता है देन दे एंड, तब वो क्या हो जाती हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, उनको क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो एड हॉक कमेटी क्या है, स्पेशल पर्पज़ के लिए बनेगी। उसके बाद उसको आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, वो किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन एस्टीमेट कमेटी एक परमानेंट कमेटी है और उसका काम हमेशा चलता रहता है, हर वर्ष चलता रहता है, इसलिए वह एक स्टैंडिंग कमेटी यानी कि स्थायी समिति है। विच इज़ नॉट टूल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
एक टूल नहीं है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके लिए हम फिर भी एक बार को बोल सकते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बार को टूल हो सकता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, लेकिन कैग तो नहीं है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट आर टेकन फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा इन विच रेशियो 2 and 1 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, उनके कितने सदस्य होते हैं आप वो बताना मुझे, ठीक है। और वो जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं उनमें मेंबर्स ऑफ लोकसभा वर्सेस मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इसको आप लोग एक बार रीड करना और ज़रूर करना, और चाहो तो टाइम स्टैम्प नोट कर लो वीडियो का कि यहाँ पे आके मुझे दोबारा से देखना है कि क्या होमवर्क दिया गया था। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट इज़ योर होमवर्क, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोविज़न फॉर द कॉलिंग अटेंशन मोशन हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है और इसके साथ में ही जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है ये क्या है, ठीक है। तो कॉलिंग अटेंशन के जो नोटिसेज आते हैं इन्होंने क्या कर दिया है, जो एडजर्नमेंट मोशन था उसको काफ़ी उसके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो बेसिकली एडजर्नमेंट मोशन में होता क्या था उस चीज़ को समझो। एडजर्नमेंट मोशन में ये था कि भाई हम ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो खड़ा हुआ पार्लियामेंट में एमपी, और उसने किसी मिनिस्टर से सवाल पूछा। किससे रिलेटेड? रेलवे मिनिस्टर से उसने सवाल पूछा, रेलवे एक्सीडेंट से संबंधित। और उसने कहा कि देश में इतने सारे रेलवे एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग एवरी ईयर इन द रेलवे एक्सीडेंट्स। फिर उसने बात करी कि भाई जो अनमेंड क्या हैं, रेलवे जो जब आप क्रॉस करते हो लाइन को तब उसमें हमें देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे के, ठीक है। तो और फिर रेलवे मिनिस्टर ने अपने आंसर्स दिए, बट द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, और उन्होंने क्या किया, एक एडजर्नमेंट मोशन को इनिशिएट किया पार्लियामेंट में, और बाई चांस वो एडजर्नमेंट मोशन उस दिन पास भी हो गया। तो एडजर्नमेंट मोशन यदि पास हो गया है इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट उस दिन के लिए क्या हो जाएगी, एडजर्न्ड हो जाएगी, ठीक है। और इससे हम ये मान लेंगे कि आज का जो काम है पार्लियामेंट का वो स्थगित हो गया है, और ये एक बहुत सीरियस इशू होता है। और ये कब हो सकता है, ये इन जनरल तब हो सकता है जब या तो रूलिंग पार्टी जो है उसके पास में जो मेजॉरिटी है वो बड़ी मुश्किल से आई हो, ठीक है। उसके पास में जैसे कि 272 सीटों की ज़रूरत है और उसने एग्जैक्ट 272 ही पाई हैं, या फिर तब हो सकता है जब 272 सीटों की ज़रूरत हो उसने 240 सीटें पाई हों प्लस 32 या 33 सीटें उसके अलायंस की हों, ठीक है। तब ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एडजर्नमेंट मोशन जो है विपक्षी पार्टी पास करा ले जाए, और यदि एडजर्नमेंट मोशन को विपक्षी पार्टी पास करवा लेती है तो हम क्या मान सकते हैं कि भैया जो कॉन्फिडेंस है एमपीज़ का इन दी गवर्नमेंट वो क्या हो गया है, डगमगा गया है। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में रूलिंग पार्टी शुड कम विद कॉन्फिडेंस मोशन, उसको विश्वास प्रस्ताव लेके आना होगा ये साबित करने के लिए दैट वी हैव द मेजॉरिटी। और यदि वो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाती है तो अपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन जो कॉलिंग अटेंशन मोशन आया है, ठीक है, इसने क्या किया है, कॉलिंग अटेंशन के नोटिस ने एडजर्नमेंट मोशन के स्कोप को काफ़ी कम कर दिया है। अब यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ऐसा क्यों हुआ है। एक हिंट मैंने दे दिया है कि एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है और किस तरीके से एडजर्नमेंट मोशन के बाद में ये अपेक्षा करी जाती है रूलिंग पार्टी से दैट दे शुड कम विद कॉन्फिडेंस मोशन। तो अब कॉलिंग अटेंशन मोशन ने या कॉलिंग अटेंशन जो नोटिस है उसने किस तरीके से एडजर्नमेंट मोशन का जो स्कोप है उसका जो दायरा है उसको सीमित कर दिया है, ये आपको सोचना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये जानबूझ के मैं कुछ कुछ आपको क्या देता हूँ, टास्क देता हूँ ताकि आप खुद से एफर्ट लगाओ। नहीं आता है तो गूगल करो, लक्ष्मीकांत से पढ़ो, या चैट जीपीटी है अब तो, उससे भी आप क्या कर सकते हो, आंसर्स अपने फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट द स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, आंसर इज गिवन ओरली, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है।
तो जब कोई स्टार्ट क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर जो मिनिस्टर है उसको कैसे देना होता है, ओरली देना होता है, यानी मौखिक रूप से देना होता है। और जब उसने वो जवाब दिया है तो उसके ऊपर, क्योंकि उसने ओरल आंसर दिया है और ओरल आंसर का आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सीधे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। सो यू कैन आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू, जो पार्लियामेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर अपना कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करती है, ठीक है, एडजमेंट मोशन के माध्यम से। क्योंकि एडजमेंट मोशन के माध्यम से हमने देखा यदि ये पास हो गया तो क्या होगा, सरकार के गिरने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। फिर क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल होता है, इसमें क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब दिया, एक क्वेश्चन पूछा गया, उसने उसका उत्तर दिया, आंसर दिया, फिर आपने क्या किया, यू आस्क्ड द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जैसे कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इवन फॉर द स्टार्ट क्वेश्चंस, ऊपर भी हम देख के आए हैं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है किस चीज़ का। इसके अलावा हम और भी चीज़ें कह सकते हैं जो इसमें नहीं है, जैसे कि बजट, जो बजट पास होता है वो भी बेसिकली एक एक्सरसाइज होती है, मतलब एक पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है ओवर द फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि यदि बजट पास नहीं हो पाया तो पीएम को क्या देना पड़ जाएगा, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी रिलेटिंग टू डेलीगेशन of power to make rules and regulations to the executive committee on subordinate legislation। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता क्या है। देखो भाई, बेसिकली जो लॉज बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, एक्ट जो बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया और उस एक्ट को बनाने के बाद में उसमें उसने मोटी मोटी बातें लिख दी, ठीक है, कि ये कानून होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्ट होता है उसमें सुपरफिशियल डिटेल्स होती हैं। फिर क्या होगा, जब सुपरफिशियल डिटेल्स को आपने लिख दिया एक एक्ट में, तो उस एक्ट के पारित होने के बाद में बनते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब ये रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि आपने क्या कर दिया, लेजिस्लेशन को डेलीगेट कर दिया, इसलिए इसको हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यानी कि जो कानून बनाने का जो काम है वो आपने क्या कर दिया, किसी और को डेलीगेट कर दिया, किसी और को सौंप दिया। तो ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, इसी का दूसरा नाम होता है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो अब ये सीनियर ब्यूरोक्रेट जो काम कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये कौन है, ये लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं। और जो लोग लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो एमपीज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लेजिस्लेटिव्स होते हैं। तो लेजिस्लेटिव्स ने रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का काम किसको डेलीगेट कर दिया है, एग्जीक्यूटिव्स को डेलीगेट कर दिया है। एंड एग्जीक्यूटिव जो हैं ये क्या हैं, दे आर सब ऑर्डिनेट, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का मतलब ब्यूरोक्रेट से है, दे आर सब ऑर्डिनेट टू दी एमपीज, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं, रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए गए हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इनके द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनके ऊपर संसद में क्या कहते हैं, जो चर्चा होगी या उनको पास कराने की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए कमेटी बनी होती है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। वो क्या करती है, इनको रिव्यू करती है, रूल्स और रेगुलेशंस को जो किन के द्वारा बनाए गए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एन एडजमेंट मोशन इज, एक एडजमेंट मोशन है, उसका क्या पर्पज होता है, टू अलाउ अ डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। उसको हमने देखा ही था, जैसे कि रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, एक डिस्कशन है, एक चर्चा होगी, एक डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन, कट मोशन को कहते हैं कटौती प्रस्ताव। इसका उद्देश्य क्या होता है, देखो बजट जब इंट्रोड्यूस होता है तो विपक्षी पार्टी ये चाहती है कि उस बजट में जो
एक्सपेंडिचर है उसको घटाया जाए, जो उसको क्या लगता है कि ये फिजूल खर्ची है, यहाँ पे कटौती करी जा सकती है, यहाँ पे फिजूल खर्ची करी जा रही है रूलिंग पार्टी के द्वारा, उस चीज़ को काटने की बात, उसमें कटौती करने की बात किसके द्वारा की जा सकती है? विपक्ष के द्वारा। तो क्या होगा? टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल्स। ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाई जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू है उसके कारण जो इंडियन पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है वो क्या हो जाती है? रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, कि सरकार कुछ भी क्या नहीं कर सकती, कोई भी कानून पास करके अपनी मनमानी नहीं चला सकती है। ठीक है। हमारे पास में जुडिशरी है जो जुडिशियल रिव्यू करेगी उसका, और यही चीज़ कहाँ नहीं होती? ब्रिटेन में नहीं होती। इसी वजह से ब्रिटेन में हमें क्या देखने को मिलता है? वहाँ की पार्लियामेंट सोवरेन है। एक मतलब मजाक चलता है कि अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये कानून बना दे कि जो भी नया किंग बनेगा उसको पानी में डूब के मरना होगा। ठीक है, पानी में डूब के मरना होगा। इट इज़ अ लॉ पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है। तो अब उसने अगर इसको पास कर दिया है तो ये क्या बन जाएगा? ये अपने आप में एक्ट बन गया है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। एंड सिंस इट हैज़ बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, ठीक है, तो जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है वो तो होता नहीं है, क्वीन होती है या किंग होता है, उसी से ये साइन करवाएंगे इस पर। और जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन की पार्लियामेंट सोवरेन है, तो वहाँ पे हर किंग ये काम करेगा। ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट कितनी ज़्यादा पावरफुल है। दे कैन डू एनीथिंग, बट द थिंग इज दे हैव टू पास द एक्ट। ठीक है, दे हैव टू पास द बिल एंड इट शुड बिकम द एक्ट, तब वो कुछ भी कर सकते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अगर भारत में ऐसा कानून आता है तो क्या होगा? जुडिशरी उस पर रोक लगा देगी, उसको नल एंड वाइड घोषित कर देगी, कह देगी इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नया बेसिक स्ट्रक्चर भी निकाल के ला सकते हैं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में एक नया प्रोविज़न भी जोड़ सकते हैं, या वैसे भी इस कानून को इसके इंटेंट के आधार पे भी नकार दिया जाएगा। तो यही डिफरेंस है इंडिया की पार्लियामेंट में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन है जबकि भारत की पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर टू बी इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925? विट्ठल भाई पटेल। ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू कैबिनेट कमिटी इज करेक्ट। कैबिनेट कमिटी आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट कमिटी का कोई जिक्र संविधान में नहीं है। कैबिनेट कमिटी इज सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। ठीक है। अब कैबिनेट कमेटी बनती क्यों है? क्योंकि एक कैबिनेट में अगर हम मान लेते हैं 25 लोग हैं, तो कैबिनेट कमेटी में क्या होंगे? उससे भी कम लोग होंगे। ठीक है। तो इसीलिए बनाई जाती है कि भाई जितना आप कॉम्पैक्ट कर सको किसी चीज़ को। इन विच कमिटी देर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा? एस्टीमेट कमेटी। देखो, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था ऊपर, उसका जवाब यही मिल गया कि प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अब आपको बताना है एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं या 31 होते हैं। मुझे लगता है इसका जवाब भी आपको आगे के क्वेश्चंस में मिल जाएगा, क्योंकि ये भी कोई ना कोई PYQ होगा, और नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है, बताना है आपको, है ना। द पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष को वो अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट को हिंदी में कहते हैं लोक लेखा, क्योंकि अकाउंट का मतलब क्या होता है? लेखा हो जाता है, और पब्लिक का मतलब लोक यानी कि जनता। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज टू एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या करती है? सरकार का जो फाइनेंशियल अकाउंट है यानी कि वित्तीय खाते हैं उनका परीक्षण करती है, और ये रिपोर्ट को भी देखती है किसकी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हैज़ द फॉलोइंग मेंबर्स: 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स स्क्रूटिनाइजेज appropriation and financial accounts of the government, examine the report of the Controller and Auditor General of India. ठीक है। The Parliamentary Committee on Public Accounts scrutinizes, हमने देख ही लिया, who notifies the chairman of the Public Account Committee of the Indian Parliament? The Speaker of Lok Sabha. अब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है उसका कोई अध्यक्ष भी होता होगा, तो उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसको नॉमिनेट किया जाएगा, नामित किया जाएगा? ये कौन तय करता है? ये लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा तय किया था। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनेट, इससे आपको क्या समझ में आएगा? सरकार अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को क्या करेगी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाएगी, यानी उसका इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो नॉमिनेट हो रहा है। विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हम डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। ये पहला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर देयर इज
ये स्टेटमेंट सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये स्टेटमेंट फोर्थ होगा। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। क्या हुआ, एक अनिवार्य प्रावधान है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी उम्मीदवार का चुनाव या तो मुख्य विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल से होगा। इस तरीके का तो भाई हमें कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही शब्द आ गया मैंडेटरी, यानी कि अनिवार्य। तो ये कैसे हो सकता है ना, ये एक्सट्रीम वर्ड हो गया, तो उससे भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और वैसे भी आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि ऐसा कोई मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य प्रावधान नहीं है। द डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स। देखो, जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर की तरह एक्ट करेगा तो उसके पास में सारी वही शक्तियाँ होंगी जो स्पीकर के पास में होती हैं, और उसकी रूलिंग के खिलाफ में कोई अपील नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वैसे भी हमको पता है कि अगर स्पीकर ने कह दिया है कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है तो वो मनी बिल तक मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे आधार है, आधार को भी मनी बिल की तरह पास करवाया गया था। कहाँ से? लोकसभा से। उसको इंट्रोड्यूस किया गया था मनी बिल के तौर पे, और उसको अभी भी मनी बिल माना गया है। ठीक है, तो ये स्पीकर की पावर होती है। तो कोई भी जो फैसला स्पीकर के द्वारा लिया गया उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती। ठीक है, द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव्ड इन बाय द स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया। तो 1 और 3 सही हो गए, जो पहला स्टेटमेंट है और तीसरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। जो क्या है, ये एक फाइनेंशियल कमिटी है। कमिटी ऑन पिटीशंस, यह एक फंक्शनल कमिटी है। जॉइंट कमिटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम, यह एक एडहॉक कमिटी थी। ठीक है, तो एडहॉक कमिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी, और जब वो पर्पस फुलफिल हो गया तो वो कमिटी डिसॉल्व हो गई। ये बात हमने पहले भी करी थी ना कि एडहॉक कमिटी क्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं तदर्थ समिति। ठीक है, ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है, यानी कि अस्थायी। ठीक है, तो ज्वाइंट कमिटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कैम, एक घोटाला हुआ था स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी। अच्छा, इसको ज्वाइंट कमेटी क्यों कह रहे हैं? ज्वाइंट कमेटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये बनी थी, एक एडहॉक कमेटी थी। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल कमिटीज़ की। ये स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग समितियाँ बनाई जाती हैं। और डिपार्टमेंटल कमिटीज़ में भी जनरली कितने सदस्य होते हैं? जहाँ तक मुझे ध्यान है 22 ही होते हैं। आप एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, इसमें भी जो होगा वो 15+7 का ही होता है, बट यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई इट। डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो एक पूरे पेज पे टेबल ही बनी हुई होगी कि डिपार्टमेंटल कमिटीज़ किन किन मैटर्स के लिए बनी हुई हैं। ठीक है, विच इज़ द, इसके ऊपर मेंस में भी सवाल आया हुआ है डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के ऊपर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, यूपीएससी के मेंस में आया है। विच इज़ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? एस्टीमेट कमिटी। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन रह जाता है कि कितने सदस्य हैं, आपको बताना है। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाई पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। सिंपल है। द मेंबर ऑफ एस्टीमेट कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम दी लोकसभा। ये भी बात हो चुकी है कि एस्टीमेट कमिटी में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा से सदस्य नहीं होते। ठीक है, विच इज़ द फाइनेंशियल कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टीमेट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ये तीनों की तीनों वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो हमने देखा ही था, एक कैग की रिपोर्ट को भी देखते हैं, है ना। एस्टीमेट कमेटी क्या काम करती है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये पीएसयू उसको देखेगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी क्या काम करती है ये भी आपको एक बार रीड करना है। ठीक है, विच कमेटी डज नॉट कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकसभा? कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये लोकसभा के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती है, इसको याद कर लो, फैक्ट है ये, हार्डकोर। द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी सेट अप फॉर प्रोबिंग द 2G स्पेक्ट्रम इशू कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, ये एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। तो ये भी कैसी कमेटी होगी? एडहॉक कमेटी होगी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपको पता ही है कि बड़ा फेमस घोटाला था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर, है ना। और इसको उजागर किसने किया था? उस टाइम के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, इनका नाम था विनोद राय। ठीक है, इनकी एक फेमस बुक भी है जिसका नाम है नॉट जस्ट अकाउंटेंट।
जब भी टाइम मिले आप लोग पढ़ना इसको, ठीक है, मतलब आफ्टर द एग्ज़ाम। द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी एग्जामिनिंग द 2G स्कैम इज हेडेड बाई PC चाकू, ठीक है। इन वॉट वेज डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज। द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड स्पीकर लोकसभा, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब क्या है, इंडियन आर्म्स एक्ट कब आया था? 1878 में, जिसको हम कह सकते हैं भारतीय अधिकार अधिनियम। रॉयल टाइटल एक्ट जो था वो 1876 में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में। इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में। सॉरी, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ ये नहीं है, मैं अपनी टीम से बात करूँगा कि यहाँ पे हिंदी में भी हम इस टेबल को उपलब्ध करवा दें, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit। बिल्कुल ठीक बात है। द above mentioned act was amended 5 times। ये भी एक फैक्ट है, याद कर लो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट को कितनी बार? 5 बार, मतलब पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 को क्या किया गया? 5 बार अमेंड किया गया है, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 26 अक्टूबर 2006, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे ही आया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। विद रेफरेंस टू कंज्यूमर्स राइट्स privileges under the provisions of law in India which is are correct। Consumers are empowered to take samples for food testing। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। In the case of death of a consumer, his or legal heir can file a complaint in the consumer forum on her or his behalf। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 came into force on, ये कब आया था? SC/STs Atrocities Act की अगर हम बात करें 30 जनवरी 1990 को। 30 जनवरी कौन सा दिन है? ये वही दिन है जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। आप लोग बताओ, 30 को करी गई थी या 31 को की गई थी? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट को जो स्ट्रॉन्ग करने का काम है और भी ज़्यादा, वो किसने किया था? NDA गवर्नमेंट ने किया था। कब? 2015 में किया था, 16 में किया था या 17 में किया था? एक बार आप लोग देख लेना ईयर जो है कि किस ईयर में SC/STs एट्रोसिटीज़ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट लाके इस एक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है, ठीक है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द SC/STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 इज एंटीसिपेटरी बेल प्रोहिबिटेड, ठीक है। सेक्शन 18 एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? कि आपकी गिरफ्तारी से पहले ही आपको बेल मिल जाए। देखो, आपके ऊपर किसी चीज़ के आरोप हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? आप एक्यूज्ड हो किसी मैटर के, ठीक है। यू गेट टू नो कि आपके ऊपर FIR दर्ज होने वाली है और आपको पुलिस गिरफ्तार करने आएगी, तो आप पहले ही कहाँ चले गए? पुलिस के पास चले गए, आपने पहले से ही एक्शन लेना चालू कर दिया और आपने अपनी एंटीसिपेटरी बेल करवा ली। यानी जब आपके ऊपर कंप्लेन दर्ज होगी और आपकी गिरफ्तारी की बात आएगी, देन यू वुड बी हैविंग एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि पहले से ही आपने बेल लेके रखी हुई है क्योंकि आपको पता है कि आप गिरफ्तार हो सकते हो, तो उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट SC/STs एट्रोसिटीज़ एक्ट, तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। यानी कि SC/STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अंडर विच एक्ट द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटी रिमूवल लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड? एक्ट 1989। द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा इज डन बाय डीलिमिटेशन कमीशन। अब ये कब तक के लिए फ्रोजन था? 2026 तक के लिए। आई गया अगले साल, इस पर बात होगी, ठीक है। हु हैज़ हैड द पावर टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेज ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स? एक्ट 1989। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है। ऑफेंस कमिटेड बाई एनी पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम पनिशमेंट ऑफ 1 ईयर, ठीक है। The state government can specify a court of session to be a special court to try the offences under SC's Prevention of Atrocities Act with the concurrence of। तो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है, टू बी अ स्पेशल कोर्ट, कि वो एक विशेष कोर्ट की तरह, विशेष न्यायालय की तरह काम करेगा और इन मामलों की सुनवाई करेगा। किसके कॉन्करेंस, किसकी सहमति से? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ पढ़ रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट देने की बात होगी मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। एन अपील अंडर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989
shall lie from any judgment, sentence or order to the High Court, both on facts and law. ठीक है. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act is a special provision for the advancement of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, which is based on the doctrine of protective discrimination. ठीक है. तो ये भी सरल है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए एक जो सिद्धांत है उसके आधार पे आपने इसको बनाया है. हु इज एम्पावर्ड फॉर imposition realization of collective fine under SC/ST's Prevention of Atrocities Act? State government. In a prosecution for an offence under SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989, the court can presume which of the following? Abatement. ठीक है. अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? उकसाना. जैसे कि जनरली शब्द जो होता है यूज किया जाता है सुसाइड के लिए, अबेटमेंट टू सुसाइड, कि आपने किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाया. हो सकता है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट. ठीक है. सामान्य इरादा और सामान्य उद्देश्य. ठीक है. तो अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट विच इज बार्ड, मतलब किस पे रोक है? एंटीसिपेटरी बेल. अभी हमने समझा है एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है. एन ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट 1989 शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ. तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए. ठीक है. विच पावर इज नॉट प्रोवाइडेड टू specified special court under SC/ST's Act to authorize a person for extra investigation other than police. पुलिस के अलावा किसी और व्यक्ति को आप ऑथोराइज नहीं कर सकते हो कि वो इसके तहत जांच करे. Which power of special court cannot exercise under the scheduled caste? इतना to impose collective fine. ठीक है. A court of session specified as special court to try the offences under scheduled caste एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग. ये स्पेशल कोर्ट क्यों बनाया जाता है? ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके ना, त्वरित सुनवाई हो सके. ठीक है. वरना हमें पता है कि हमारे देश की जुडिशरी कितनी स्लो काम करती है और कितना लंबा समय लग जाता है किसी भी व्यक्ति को जस्टिस मिलने में. ठीक है. लेकिन ये मामले क्योंकि बहुत सीरियस मामले होते हैं और इसीलिए इसमें त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया है. अंडर विच वन सेक्शन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स रूल्स 1955 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड. तो ये सेक्शन 17 है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, आप लोग कोशिश करो कि याद रह जाए. द गवर्नमेंट इनेक्टेड पेसा टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट इन 1996 विच वन इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स. देखो पंचायत का जो एक्सटेंशन है शेड्यूल्ड एरियाज में उसका उद्देश्य बेसिकली क्या है कि जो शेड्यूल्ड एरियाज है वहाँ पे भी पंचायतों का निर्माण हो, क्योंकि पहले वहाँ पे पंचायतों का निर्माण नहीं था. तो इसका जो उद्देश्य है वो ऑटोनॉमस रीजन बनाना नहीं है. ऑटोनॉमस रीजन्स तो पहले ही बने हुए हैं. किसके तहत बताओ? 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के तहत. तो पंचायत का यदि एक्सटेंशन हो रहा है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है? अच्छा, ये भी आपको बताना है कि पंचायत का जो एक्सटेंशन होता है ये 5th शेड्यूल्ड एरियाज में होता है, ये 6th शेड्यूल के जो एरियाज है वहाँ पे होता है. ये आपका होमवर्क है. ठीक है. पैसा किस में एक्सटेंड होता है? 5th शेड्यूल में या 6th शेड्यूल में. ठीक है. द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 15th जून ऑफ 2005. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया है. ठीक है. कौन से आर्टिकल में आ जाएगा? ये आर्टिकल नंबर 19 में हम इसको लिख सकते हैं. विच टर्मिनोलॉजी इज आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005? ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिविलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, पैरामाउंसी ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियल्स, यानी कि लोकतांत्रिक आदर्शों की सर्वोच्चता. ठीक है. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज पास इन द ईयर 2005. विच वन इज रिलेटेड टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट? नमित शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस. ठीक है. तो ये केस आप याद कर सकते हो, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है और यूपीएससी के मेंस के आंसर में इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो. फिर आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. असर्शन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ इन जनरल बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ब्यूरोक्रेसी. बिल्कुल ठीक है. इट हैज़ स्टिल माइल्स टू गो टू क्रिएट द डिजायर्ड इम्पैक्ट. दोनों स्टेटमेंट सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी वो इसका है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज टू सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़. ठीक है. तो बिल्कुल ठीक बात है. विच हाई कोर्ट हैज़ said in its important decision that RTI applicant should tell the reason for asking information under the right to information. ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि भाई जो RTI एप्लीकेंट है उसको कारण बताना होगा कि वो किस लिए ये सूचना मांग रहा है. ठीक है. फिर ये अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ. ये इसका आंसर ग्राम सभा होता है.
ये बेसिकली जो इतना बड़ा ये लिखा हुआ है, ये एक्ट जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, ठीक है, उसी की ये फुल फॉर्म है। मतलब लॉन्ग टर्म में हम जब पूरा एक्ट की बात करते हैं, पूरे एक्ट की, तो इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट, यानी कि वन अधिकार अधिनियम। और उसमें कौन अथॉरिटी होगा टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स ऑफ बोथ, वो ग्राम सभा होती है, ठीक है। Within how many days an appeal can be made by an aggrieved person by decision of the National Green Tribunal to Supreme Court? 90 days में, ठीक है। एनजीटी की स्थापना ये भी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में हुई थी 2010 में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में आया था। बाई पासिंग ट्रिपल तलाक लॉ रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडोर्स्ड विच ईयर्स रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 2017, जिसमें उसने ट्रिपल तलाक को बैन किया था। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होता है, क्योंकि ये तलाक क्या है, तलाक बिद्दत है। एक होता है तलाक हसन, तो तलाक हसन अभी भी अलाउड है। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, लेकिन जो 3 बार बोल के तलाक की प्रक्रिया थी वो पहले भी थी, वो अभी भी है, लेकिन एक साथ आप 3 बार तलाक नहीं बोल सकते हो। एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में आपको क्या करना होगा, तलाक 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 बोलना होगा। जैसे एक बार तलाक बोला, फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में तलाक बोला, फिर तीसरे टाइम ड्यूरेशन के कुछ समय बाद दोबारा से आपने तलाक बोला, तो आपका डाइवोर्स होगा, ठीक है। तो एज सच ट्रिपल तलाक बैन नहीं हुआ है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैन हुआ है, जिसको तलाक बिद्दत कहा जाता है, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2017, वुमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट्स रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स, ठीक है, मतलब 2 बच्चे वाली महिलाओं को कम अधिकार मिलते हैं। नेम द एक्ट्स विच गेव लीगल बेसिस टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एपिडेमिक डिजीज एक्ट यानी महामारी रोग अधिनियम 1897, ठीक है।